देखने को हैं दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रसोई गैस की कीमत, अमूल दूध की कीमत फिर से बढ़ गई है। यह हाल तब है जब बीते 5 महीनों से लगातार थोक महंगाई बढ़ती जा रही है। मई महीने की थोक महंगाई की दर 12.49% थी। यहां आपको याद दिलाते चलें कि देश में 730 में से 332 जिलों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार हैं। 2 मई को बंगाल असम चुनाव के नतीजे आने के बाद से 32 बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। सवाल यह है कि क्या महंगाई से किसी भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता? यह महामारी का वक्त चल रहा है जब आम लोगों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बिगड़ी है, लेकिन क्या इसे लेकर सरकारें संजीदा नहीं हैं? दंगल में हमारा मुद्दा महंगाई का वो चक्र है जो आम आदमी को जकड़ रहा है। हाय महंगाई महामारी की तरह आई। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। कोरोना महामारी के इस काल में महंगाई भी मार रही है, लेकिन सरकारों को इसकी फिक्र क्या, जिक्र करते भी सुना है। सुना भी होगा तो बमुश्किल से। पेट्रोल डीजल शतक के फेर में बीते कई हफ्तों से अब सब्सिडी वाला एलपीजी भी 25.5 रुपए महंगा होकर दिल्ली में 834 रुपए 50 पैसे का हो चला है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1550 रुपए का है। इस बीच आज से अमूल डेयरी ने भी पूरे देश में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। यहाँ पे जीना मुश्किल है। आपका आधे किलो ये दूध जो आ रहा है वो 29 रुपए का आ रहा है। कहाँ पहले ये बच्चा 14-15 रुपए का दूध देता था, धीरे धीरे करते करते आज 28 से भी 29 हो गया। आगे चल के बताओ गरीब कहाँ बचेगा? अभी 2 किलो दूध लेते थे, 1 किलो लेना पड़ेगा। अब इसको पॉकेट में, जेब पे तो हर सबके असर पड़ता है ना। हम लोग कहाँ से निकालेंगे? मार्केट में काम धंधे है नहीं। महंगाई पर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के पास जनता को राहत देने के विकल्प होते हैं। मसलन पेट्रोल डीजल पर केंद्र एक्साइज ड्यूटी तो राज्य वैट घटा सकते हैं, लेकिन ना केंद्र अपना पैसा घटाता है न राज्य अपने। लेकिन महंगाई पर सरकारों की फिक्र हो ना हो, राजनीति का मीटर जरूर भागता है। ये पटना की कल की तस्वीरें हैं, जब बैलगाड़ी पर बुलेट की सवारी निकाली गई थी। ये तो विरोध प्रदर्शन का तरीका था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जो 6 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, उनका सॉल्यूशन है पेट्रोल डीजल महंगा है तो साइकिल चलाओ। मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जब यूपीए की सरकार थी तब महंगाई पर वो घिरी थी, लेकिन हिसाब बराबर करने का मौका कांग्रेस के पास है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी असुविधाजनक लाइनों की वजह सिर्फ कोविड प्रतिबंध नहीं है। असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल डीजल के रेट देखें। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब एलपीजी की कीमतें कांग्रेस के पास सरकार पर हमले का मौका दे रही है। आर्थिक मंदी के इस दौर में जब आपको लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए तो आप वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जेब में डाका जरूर डाल रहे हैं। पिछले 6 बढ़ोतरियों में 240 रुपए दाम बढ़ा है एलपीजी सिलेंडर का। अगर आप हमारी एक्सचेंज रेट से देख लीजिए तो आज दाम 552 रुपए होना चाहिए सिलेंडर का, लेकिन 834 रुपए हम दे रहे हैं। तो ये मुनाफाखोरी, ये उदासीनता मुझे लगता है चुनी हुई सरकार के लिए खराब है और कहीं ना कहीं गरीबों, मध्यम वर्ग, निम्न आय के लोगों के पीठ में ये छुरा घोंपने का काम है। महंगाई को कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अपने राज्यों में जनता को कोई राहत भी नहीं देती। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष वर्मा आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में अर्थशास्त्री विजय सरदाना भी आपको दिखाई देंगे टीवी स्क्रीन पर, जिससे इस पूरे के पूरे महंगाई के अर्थशास्त्र को समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे। दंगल की बहस के नियम बता देते हैं। शुरुआत में हर मेहमान को 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद ही डिबेट ओपन होगी। सबसे पहले से जफर इस्लाम आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि जुलाई की आज पहली तारीख है, खुश है महंगाई आज पहली तारीख है,
महंगाई को खुश करने का सरकार की ओर से पूरा प्लान कर लिया गया। यही वजह है कि जनता त्रस्त है और सरकार के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए चित्रा जी, ये हकीकत है कि इन्फ्लेशन इस बार का जो आया है, थोड़ा हमारा जो टारगेट इन्फ्लेशन है 2% और 6% के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। इस बार 6.3 पहली बार ब्रीच किया है। उसकी वजह है 2-3 वजह है। पहले देखिए, अगर बहुत लोग बात करते हैं WPI इन्फ्लेशन का, वो 12% है, इसलिए कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गया है। जैसे जितने भी जो आपको कमोडिटी प्राइस है ग्लोबली देखिए तो बढ़ गया, चाहे सीमेंट, और लोकली आप देखिए तो भी बढ़ा हुआ है, चाहे कॉपर हो, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, सबके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए WPI ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और CPI जो है उसमें आप देखिए फूड इन्फ्लेशन जो है इस बार का थोड़ा बढ़ के आया है, इसलिए कि सब्जी के प्राइस वो कम होने चाहिए थे, जिस तरह से जिस तेज़ी से कम होते हैं हिस्टोरिकली, तो वो कम इस बार नहीं हुए इस बार उतने तेज़ी से। लेकिन आगे आने वाले दिनों में पूरे साफ संकेत है कि कम होंगे। इसलिए RBI भी अपने अगर रिपोर्ट पे लिखती है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसने जो रिपोर्ट पे लिखा और दुनिया के और रिपोर्ट को देखिए, सब ने ये लिखा है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो सीजनल फैक्टर का जो इम्पैक्ट है फूड इन्फ्लेशन, इसलिए कि CPI जब कैलकुलेट करते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें 45% वेट जो है वो बेवरेज और फूड्स पे जाता है। तो फूड और उसमें अगर 45% वेट्स अगर होगा बढ़ेगा तभी जाहिर है उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उसमें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं 3 वजह से है। पहले सीजनलिटी फैक्टर से, दूसरी जो डिसरप्शन आया पूरे लॉकडाउन के टाइम में जो डिसरप्शन आया, और तीसरी जो जितनी कैपेसिटी थी वो पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए तो नहीं। मैं और इस पे बोलना चाहता, समय कम हो गया, ठीक है आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन जफर इस्लाम साहब, जो आम आदमी है उसको आपकी बात कहाँ समझ में आएगी? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आम आदमी है उसको समझ से परे हैं। ठीक है, आप आइएगा आम आदमी पर, मैं सवाल भी पूछूंगी, क्योंकि आम आदमी यकीनन आज की तारीख में त्रस्त हो चुका है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, महंगाई क्यों बढ़ी है? उन्होंने 3 बड़े कारण गिना दिए, और पिछले 2 सालों में कोरोना की जो स्थिति है वो एक बड़ी वजह तो मानी जाएगी ना, लॉकडाउन और उसके बाद के हालात। ऐसे में क्या करे सरकार? क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? नहीं, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है कोरोना का। और मैं आपको असलियत बता देती हूँ क्या है। 25 रुपए LPG आज बढ़ा है, और 6 बार बढ़ाते बढ़ाते 240 रुपए LPG बढ़ गया है। मैं यूपी और NDA को तो कंपेयर ही नहीं करूंगी। नवंबर 2020 में 594 रुपए का LPG सिलेंडर था, आज 834 है। और वो तब है जब सऊदी अरामको जो हमारा दाम तय करता है उसका दाम गिर गया है। $587 पर मेट्रिक टन था मार्च में, आज वो $523 पर मेट्रिक टन हो गया है। आज की एक्सचेंज रेट से 552 रुपया होना चाहिए सिलेंडर, जिस सिलेंडर का दाम 834 है। ये सरकार की असलियत है। सरकार के चलते आज दूध महंगा है, आज खाने के तेल में आग लगी हुई है, साबुन, शैम्पू, दालें, इन सब में आग लगी हुई है। 42% तक रेट पिछले 3 महीने में बढ़े हैं, क्योंकि लगातार फ्यूल इंडेक्स बढ़ रहा है। आज LPG बढ़ रहा है, और इन्होंने बड़ी तबरीकी से एक बात नहीं बताई कि सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड अब रहा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट और कंट्रोल प्राइसेस एक हो गए हैं, तो अब सब्सिडी आती नहीं है। उज्ज्वला का झुनझुना बजाते रहे, जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन मुफ्त दिया था, क्या वो 834 रुपए के 2 सिलेंडर महीने के खरीद सकते हैं? इस बात पर इनके मुंह पे पट्टी बंध जाती है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। रियलिटी यह है कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। आर्थिक मंदी के दौरान ये घावों पर नमक रगड़ने जैसा है। आज 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। चलिए, आपका भी वक्त खत्म हो गया है, लेकिन इसी के साथ आम जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि ट्विटर को अगर छोड़ दिया जाए, ट्विटर और टीवी को, तो विपक्ष सड़कों पर उस तरह से दिखाई क्यों नहीं देता? जब यही बीजेपी विपक्ष में थी तब हम सब ने देखा था कैसे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन होते थे। लेकिन आज वही कांग्रेस, जैसे पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि कम से कम महंगाई के मुद्दे पर आम आदमी का साथ दे, लेकिन गायब है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, अब 6 महीने के बाद यूपी में चुनाव होने, आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा आशुतोष मिश्रा जी, 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। कुल मिलाकर ट्विटर पर जितनी भड़ास निकालनी हो निकाल दिया जाए। आम आदमी के साथ आपकी जो साइकिल है वो चलती हुई कब दिखाई देगी, ताकि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सके? धन्यवाद चित्रा जी, और मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, एक बार खुद कर लीजिए। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को मुझे लगता है कि अब मुझे आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, मुझे उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है हिंदुस्तान में। और मैं जब इस बारे में सोच रहा था, महंगाई के बारे में, तो मुझे एक ट्वीट मिला था, ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था कि अगर कमल है तो लक्ष्मी है,
और लक्ष्मी है तो पक्का तो रोटी पक्का आएगी। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 2013 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ट्वीट किया था। तो ट्वीट पे कौन राजनीति कर रहा है और कौन देख रहा है ये पूरा देश जानता है। मुझे लगता है कि चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्री उनके पास है नहीं और अर्थशास्त्रियों की मजाक बनाने उनका एक आम सी धारणा बन गई है। रही बात समाजवादी पार्टी की, जो आपने कहा समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है, तो मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी लगातार अभी 2 कोरोना के जस्ट पहले ही है, फरवरी में ही हम लोग ने, हमारे जितने भी एमएलए है, एमएलसी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने बहुत भीषण आंदोलन किया था। और आप लोगों के पास पूरी वो फोटोएं होंगी जिसमें हमारे एमएलए और एमएलसी को गर्दन से दबोच के उठा के लेके गए थे विधानसभा पे। उस पर हम लोग ने आंदोलन भी किया और उससे बात भी करी। उसके बाद अगस्त में हम लोग ने क्रांति दिवस के दिन देश बचाओ देश बनाओ दिवस बनाया था और पूरे जनपदों में लगातार। लेकिन अफसोस देश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं था। देश की जनता सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में उस समय बंगाल का चुनाव लड़ रही थी और मीडिया भी इस पे ध्यान नहीं दे रही थी। हम लोग सड़क पे हर जगह हैं। पिछले साल अगस्त में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था और इस साल आप पीठ थपथपा रहे हैं, मतलब हैरानी होती है सर। नहीं, कैसे दौड़ेगी आपकी साइकिल? अगर इस तरह की बातें पिछले साल आप लोगों ने अगस्त में क्या किया था और आज वो गिनाएंगे तो ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, विजय सरदाना जी। ठीक है, आंदोलन हुआ था, आप आंदोलन की बातें नहीं सुनती हैं। नहीं, मैं सुन रही थी आप ही की बात। ठीक है, अब 1.5 मिनट खत्म हो गया, दोबारा होंगे तो आप अपनी बात कीजिएगा। विजय सरदाना जी, बात मत सुना कीजिए। ठीक है सर, आपकी सुविधा से यहाँ पर बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ आशुतोष वर्मा जी, ठीक है ना। और आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है, आपकी भी कई सालों तक सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तो उम्मीद भी उसी तरह से की जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए विजय सरदाना जी, ये हालात क्यों हो गए हैं कि सरकार के हाथ से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो महंगाई, जिस तरह से आसमान छूती हुई कीमतें, आम आदमी का हाल बेहाल है, कमर टूट चुकी है और सरकार बार बार इस बात को गिना रही है कि दरअसल कोरोना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के हालात हैं, इस वजह से देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक अर्थशास्त्री की नजर से आप 1.5 मिनट में क्या समझाएंगे कि मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इस हालत को सुधारा नहीं जा सकता है? देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर चलाना है तो कुछ खर्चा है और उस देश के पास कुछ आमदनी होनी चाहिए। जब तक आप इस देश में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते रहेंगे कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको फ्री दवाइयां देंगे, हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, हम आपको बढ़िया सड़कें देंगे, आपको टोल भी नहीं देना है, आपको हम साइकिल भी फ्री देंगे, लैपटॉप भी फ्री देंगे, मोबाइल भी फ्री देंगे, सब फ्री देंगे, अच्छी बात है। पैसा कहां से आएगा, इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं करती। जब तक आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में लगे रहेंगे, वोट की राजनीति के लिए, और देश के ऊपर रेवेन्यू कैसे जनरेट हो इस पे ध्यान नहीं देंगे, टैक्स लगाना पाप है, फ्री बांटना बिल्कुल आपके लिए जायज है, तो यही होगा। तो अब समस्या ये है कि जब आपके पास एडिशनल बर्डन है, बॉर्डर पे टेंशन है, कोविड का खतरा है, सब कुछ, आपको खर्चे कम नहीं हुए आपके, लेकिन आपकी डिमांड बढ़ गई, तो कहीं से तो आप वसूली करोगे। तो सरकार के पास जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि पेट्रोल और ईंधन जो उनके कंट्रोल में है उस पे आप टैक्स लगा दो, बाकी तो कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसमें से सिर्फ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमारी आमदनी 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनको भी सब्सिडाइज बिजली चाहिए, उनको भी सब्सिडाइज गैस चाहिए, उनको भी टोल फ्री रोड चाहिए, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट चाहिए लेकिन रेट नहीं बढ़ना चाहिए, वर्ल्ड क्लास रेलवे चाहिए लेकिन किराया नहीं बढ़ना चाहिए। कैसे चलेगा देश? आप घर चला सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने विजय सरदाना जी खड़े किया है और अब यहीं से अपने डिबेट को ओपन करते हुए एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत पहले बोलना चाह रही है। सुप्रिया, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना कि अगर सब कुछ सरकारों से हम फ्री क्यों मुझे मौका दे दीजिए, मेरी बातें नहीं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ। अगर सब अरे कुछ हम मेरे फ्री क्यों हमने तो अपनी बात ही नहीं सरकार कंप्लीट के की। पास पैसा कहां से चित्रा जी, आएगा? हमने तो अपनी बात, मैं आ रही हूँ मुजफ्फर साहब, तुरंत आ रही हूँ। सुप्रिया, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल के पीछे छुपने की कोशिश करती है भाजपा, मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूँ। कोरोना काल के दौरान तो 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 97% लोगों का आय कम हो गया, 1,25,000 करोड़ तो लोगों ने अपने पीएफ से निकालकर किसी तरह से जीवन यापन किया। तो इस समय सरकार को महंगाई से कमर तोड़ने की क्या जरूरत है? इस समय चाहिए कि आप मांग बढ़ाइए, आप दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार की तो यह विडंबना है। इस सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,90,000 करोड़ रुपए
केवल टैक्स से, फ्यूल टैक्स से लगाए हैं। और ये पहली बार नहीं किया, 7 साल में 24 बार, 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी हाइक से करे गए। और एक्साइज कौन सी हाइक करी गई है? स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्र सरकार पूरी अपने पास रखती है। बेसिक एक्साइज राज्यों के साथ साझा करती है, उसको नहीं बढ़ाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी हाइक करी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कड़वी दवा पीने की सबको आदत डालनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन जब वो $19 पे चला गया तो हमारे दाम नहीं कम हुए, तब एक्साइज बढ़ा दी गई। अब जब वो ज्यादा हुआ है तब भी हमसे हमारा डाका डाला जाएगा। ठीक है, तो भैया जेब में पैसा नहीं डालोगे और जेब में केवल डाका डालते रहेंगे। खर्चा रुपया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं नजीर बन जाती, वैट वहां पर घटा देती, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते, लोगों को राहत मिल जाती। आप लोगों से भी तो सवाल है ना, लेकिन आ रही हूँ एक्साइज ड्यूटी पर आ जाती हूँ। जफर इस्लाम साहब, आप सुन नहीं पा रही, आशुतोष वर्मा जी, जफर इस्लाम साहब, ठीक है, बहुत सारे और भी सवाल हैं, कुछ आंकड़े सुन लीजिए। जफर इस्लाम साहब आपके लिए ही हैं, क्योंकि सारे सवाल सरकार से होंगे, इसलिए जफर इस्लाम साहब बहुत ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा और जनता भी आपसे वही उम्मीद कर रही है। सुनिए, पहले मई 2020 और जून 2021 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पिछले साल 118 रुपए सरसों का तेल था और अब 180 रुपए के पार है। 90 रुपए का मिल रहा वनस्पति तेल 145 रुपए में इस समय अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो मिलेगा। 100 रुपए वाला सोयाबीन ऑयल 153 रुपए का मिलेगा। 86 रुपए का पिछले साल मिलने वाला पॉम ऑयल अभी 133 रुपए का। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किस तरह से आग लगी हुई है ये तो जनता देख ही रही है, जब जब वो पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अपनी गाड़ियों में जाती है। सर समझाएंगे क्या, कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है? आपके समझाने, आप आम आदमी को क्या समझाएंगे? चित्रा जी, मैं जवाब देता हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। सबसे पहले जब आप इन सवालों को उठा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 मैंने किसी के बीच में नहीं टेका टिप्पणी की, मुझे भी नहीं चाहिए किसी का। ये दाम बढ़े हैं, इसलिए मैंने कहा फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है और इसलिए थोड़े इस पे दाम बढ़े हैं। और ये सिंपली जो 2 वजह से बढ़ी है। देखिए, जब तेल, चाय पत्ती, दूध, ये सब खाने पीने की चीजें, अगर लॉकडाउन भी तो आदमी खर्चा ये खाता पीता रहता है, इसका डिमांड रहता है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है उसमें जो है डिसरप्शन आया, इसके प्रोडक्शन में डिसरप्शन आया, इसके पैदावार में डिसरप्शन आया। इसलिए टेम्पररी, मेरा वर्ड है टेम्पररी, जो है ये थोड़े राहत, इसमें जो प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन ये टेम्पररी, ये सारे चीजें के दाम आगे आने वाले दिनों में सब फोरकास्ट बता रहे हैं कि ये नीचे आ जाएंगे। आप देखिए मार्केट के जितने भी फोरकास्ट। दूसरी बात, अरे पूरे देखिए इतना, एक मिनट, इस पूरे साल का जो है ना, आपका FY22 का पूरा जो साल का जो फोरकास्ट है उसमें 5.1 आएगा। ये सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे हाउसेस ने तो 4.9 तक का भी कहा, लेकिन मैं एवरेज लेता हूं 5.1। दूसरी बात, मैं जरा 2013 में ले जाना चाहता हूं, सुप्रिया सेनेते जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जरा आप अर्थशास्त्र की आप समझती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त जो है WPI इन्फ्लेशन 3% था, CPI 11% था। इसका मतलब क्या होता मालूम है? जेन्युइन आपके बहुत महंगाई बढ़ी हुई थी। यहां पर CPI कम है, WPI ज्यादा, मतलब इनपुट कॉस्ट जो है अभी डिसरप्शन की वजह से बढ़ा हुआ है, लेकिन जो है अभी डिमांड नहीं है, कोई मार्केट में ऐसे नहीं, सप्लाई कम है, डिसरप्शन है, इसलिए लोग टेम्पररी दाम बढ़ गया है। लेकिन तीसरी बात, अभी जरा चुप रही, इसलिए बेचैन क्यों? जो पेट्रोल डीजल लेकर आम आदमी को मैं इतना आम आदमी को बोल रहा हूँ, सुनिए, एक मिनट, अभी देखिए आपने अरे सुनिए ना, एक मिनट, आप सबको इतना देर तक दे रही टाइम, मुझे बीच में बिल्कुल नहीं रोक रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आम लोगों को समझाइए सर, अगर 80 करोड़ लोगों को आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं, ये बताना चाह रहा हूं, आम लोगों को महंगाई से कैसे निजात पाए वो। एक मिनट चित्रा जी, ये आंकड़ों से खेलने वाली बात कर रहे हैं, रियल बात नहीं बता रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए, बीच बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज टेम्पररी है। ये सारे जिन चीजों के दाम आपने बताए ये कम हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, जैसे जैसे सप्लाई चेन बेहतर होगा, वैसे वैसे दाम भी कम होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा और फ्यूल प्राइसेस भी जो है, ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी भी कम होगी। इसलिए क्या फ्यूल का जो इम्पैक्ट होता है
जो उसका जो वेट है 7% के आसपास है, उससे ज्यादा सीपीआई इन्फ्लेशन पे असर नहीं आएगा। तो उसका मतलब समझ में आता है कि ये आने वाले वक्त में तो आपका बिल्कुल कम होगा। ये आपको था ना कि बहुत ही महंगाई की मार सर बार-बार आंखों के सामने घूमने लगता है। नहीं ये आप सच्चाई लेकिन मौजूदा स्थिति, मैं आ रही हूँ आशुतोष वर्मा जी, लेकिन मौजूदा स्थिति तो ऐसी है ना, देखिए सरकार को अगर एक बहुत बड़ी आबादी को फ्री में भोजन पहुंचाना है, उनको फ्री में वैक्सीन देना है और भी बहुत सारी ऐसी सहूलियतें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है, तो पैसा कहां से आएगा? और मनमोहन साहब ने भी तो कहा था ना एक जमाने में कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो उस जमाने में भी और आज की तारीख में भी वही चीजें लागू होती हैं। सुप्रिया सुनीत। चित्रा जी आप सुप्रिया जी को तीसरी बार चांस दे रहे हैं। सरकार से सवाल है लेकिन आप तीसरी बार आप सुप्रिया जी को चांस दे रही है, क्या है? आप सवाल कर रहे हैं सवाल सरकार से है, लेकिन आप मौका दे रहे हैं कांग्रेस के सवाल है। मैं तो सवाल तो ठीक है, सवाल आप सवाल का जवाब नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुप्रिया जी को टाइम देना है, बार बार देना है, ये कैसी बात है भाई? मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। सवाल मुझसे कर रही है लेकिन बार बार आप मौका उनको दे रही है। मुझे मौका, अरे आप ही से सारे सवाल है, पर उनका सवाल तो सुन लीजिए, बोल लीजिए, अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं बाकी देने का मौका बोल दीजिए। बोलिए जी, एक बार जफर साहब आप सवाल ले लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए जफर साहब। देखिए आप बताइए कि आम आदमी को महंगाई से राहत कब मिलेगी? आप सीधे बताइए बिना इधर उधर जाए। बिल्कुल मैं देखिए बिल्कुल इधर उधर नहीं कर रहा, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर ये जो लॉकडाउन जिस तरह से अभी बंद हुआ है, हट रहा है सब जगह स्टेट में, और उस बार बार जिस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, ये सारी चीजें जो है आगे अगले 2-3 महीने में आपको दिख जाएगा। और फूड खासकर इसका इम्पैक्ट जो तेजी जो महंगाई दिख रही है फूड इन्फ्लेशन की वजह से, ये सब्जियां भी जो है दाम कम हो जाएंगे, और जो मानसून फैक्टर जो है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये हर चीज जो है पॉजिटिव है कि आगे आने वाले दिनों में से सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ये सब चीजें हैं। लॉकडाउन का असर खत्म, ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। मैं आपको किसी तरह से चैलेंज करता हूं, सुप्रिया जी से पूछिए कि ये सप्लाई डिसरप्शन की वजह से नहीं हुआ। हाँ, अगर ये महंगाई पक्की महंगाई होती उस वक्त जब आपका इन्फ्लेशन रेट 11 CPI 11% होता है 2013 की तरह, और WPI होता है 3% की तरह। आज WPI 12% है, CPI 6% है। उससे समझ में आता है कि डिमांड की वजह से ये प्राइस पॉइंट बढ़ा नहीं है, ये डिमांड की वजह से नहीं है, ये सप्लाई की वजह से हो रहा प्रॉब्लम। सप्लाई वो लिखे हुए हैं, भ्रम मत फैलाइए। सप्लाई ये मैं तो अब देखिए कोई पढ़े लिखे लोगों से बात करिए, अगर इनको समझ में आता है तो पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करें, वरना अपने आप को बोले कि इकोनॉमी नहीं जानते। अरशाद बैठे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछे। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं कि CPI जो आज कम है और इसका मतलब इन्फ्लेशन महंगाई नहीं है, ये सप्लाई डिसरप्शन। सुप्रिया चित्रा जी मुझे आने दीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। सबसे पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कितने सवाल पूछिए, पता नहीं जफर भाई को क्या दिक्कत हो रही है आज। मैं तो सिर्फ 2 चीजें कहना चाहती हूँ। जफर भाई को मैं सोचती थी पढ़े लिखे हैं, बैंकर रह चुके हैं। जफर भाई इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात नहीं करिएगा। रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? 8% ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है 10% का, और उसमें इन्फ्लेशन अगर 6.5% होगा तो क्या हाल होगा लोगों का, उसकी भी बात कर लीजिए जब टेक्निकल बात करने पे आ रहे हैं। आपको बेस इफेक्ट, आपको 2 साल पुराने चले जाइए तो बेस इफेक्ट देखना है, बेस इफेक्ट देखना है तो देख लीजिए। आप भी तो WPI कैलकुलेट करना जानती नहीं, आप भी तो WPI कैलकुलेट करना जानती है। जरा पूछिए 5 साल पहले कॉपर का क्या रेट था, 5 साल पहले कॉपर का क्या रेट था, 5 साल पहले स्टील का क्या रेट था। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। 5 साल पहले आप बैक टेस्टिंग करके दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। बात तो करने दो। अरे तो आप उससे आप मुझे एड्रेस करके दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, जो मैं सवाल पूछ रही हूं भाई। जफर से जफर भाई से जफर मत कीजिए, मैं आपको बहनी कहूंगा। 42% जफर भाई रुक जाइए, 42% तक उछाल आया है खाने वाले तेल में, दालों में, साबुन में, शैम्पू में। अरे भाई मैं तो मान रहा हूं तो सप्लाई की वजह से आया मेरी बहन, सप्लाई के इतना तो समझदारी होनी चाहिए, सप्लाई की वजह से आया है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड। इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय डिमांड, इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय डिमांड। बट हियर
बट यार बिकॉज ऑफ नहीं तो आप बताइए, आप अच्छा समझती है ना, तो बताइए कैसे बात हो रहा है? डिमांड है यहाँ पर, डिमांड है यहाँ पर क्या? ये इनपुट कॉस्ट की वजह से, लेकिन महंगाई की मार। अरे आपके पास नहीं है कोई जवाब तो मत आ जाइए इसी से। बस करो मोदी सरकार, बस करो मोदी सरकार। मैं तो सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगी, सखी सैया न कमाते, राजनीति करनी है, डिस्कशन नहीं, इनको राजनीति करनी है। एक जमाना था जब सैया कमा रहे थे, लेकिन ये कमाते भी नहीं है। अब न नौकरी है न आमदनी है और महंगाई डायन खाए जाते हैं। इनको पता है, ये पढ़ी लिखी औरत है, इनको पता है कि इन्फ्लेशन आज नहीं है। कुछ भी बोलिए उसके बाद, ये टेम्पररी है सप्लाई, पढ़ के आते हैं, टेम्पररी है सप्लाई। जफर साहब आप लोगों को कैसे समझाएंगे? ठीक है, सुप्रिया हो गई आपकी बात। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हाई महंगाई महामारी की तरह इस मुद्दे को लेकर दंगल में बहस हम इसलिए कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, खाने वाले खाद्य पदार्थों, सब्जियां हो, सब कुछ लगातार महंगा होता हुआ चला जा रहा है। आम आदमी इस इंतजार में है कि आखिर महंगाई से राहत कब मिलेगी और इसी वजह से सरकार से सीधा सवाल पूछा जा रहा है। ब्रेक से पहले आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को सुन लिया, लेकिन विजय सरदाना जी सीधे आपके पास आते हुए चूंकि जनता को समझाइए कि भ्रम फैलाने की राजनीति मौजूदा वक्त में कौन कर रहा है और ये जो महंगाई इस तरह से विकराल रूप में इस समय छाई हुई है, इस हालात से सुधार की दिशा में हिंदुस्तान आगे कब बढ़ेगा और सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल पाए? विजय सरदाना जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। मैं 2 लेवल पे इसका जवाब देना चाहूंगा, करीब 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता को यह कहना चाहता हूं, ये जिस समस्या से आप झेल रहे हैं, ये आप और हमारी देन है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है और उसमें लॉलीपॉप देने की बातें करती है, हम आपको ये फ्री में देंगे, वो देंगे, इस देश की जनता को पूछना चाहिए इनका पैसा कहां से आएगा। क्योंकि जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सप्लाई चेन पे, कोल्ड स्टोरेज पे, टेक्नोलॉजी पे पैसा लगना चाहिए था, वो लॉलीपॉप बांटने में निकल जाता है और हमारे को फिर बाद में महंगाइयां झेलनी पड़ती हैं। राजनीतिक दलों को कुछ नहीं होता। इसीलिए सबसे पहला मेरा निवेदन है कि हर इलेक्शन मैनिफेस्टो का इकोनॉमिक एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस होना चाहिए। यह देश की जनता की जिम्मेवारी। अब आते हैं बात, इस देश में रास्ता क्या है आज के हालात को देखते हुए। देखिए, इस देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ बीपीएल फैमिलीज भी हैं, हमारे यहाँ मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है। एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। मेरे 3 सुझाव है भारत सरकार के कंसिडरेशन के लिए। करना या नहीं करना वो उनके ऊपर है। जो बीपीएल फैमिलीज हैं जिनको अभी आप राशन दे रहे हैं, इस समय जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, मुझे लगता है कि अगर आप उनको 1000 रुपए के आसपास, नंबर कैन चेंज, 1000 रुपए के आसपास भी अगर आप मंथली ट्रांसफर उनके जनधन अकाउंट में कर देते हैं, तो जो महंगाई की मार उन पे पड़ रही है, जैसे 25 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ गया, थोड़े बहुत और खर्चे बढ़ गए, तेल का खर्चा बढ़ गया, दाल सब्जियों के रेट बढ़ गए, उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, उनको महंगाई से कंपनसेशन मिलेगा और उस सेगमेंट को जरूरत भी है। बिल्कुल। दूसरा मेरा सुझाव है मिडिल क्लास के लिए, जिनको आप कैश ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, अगर आप उनको टेम्परेरी, क्योंकि इनकम टैक्स वैसे भी बहुत ज्यादा लोग नहीं देते हैं, जो भी टैक्सेबल सैलरी के लोग हैं, आप उनको अगर थोड़ा इनकम टैक्स में रिलीफ दे दें टेम्परेरी, कि भाई ये हमें कोविड रिलीफ के माध्यम से दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा एडिशनल सरप्लस कैश मिलेगा, वो घर का खर्चा थोड़ा और अच्छे ढंग से चला ले। ठीक है। जो लोग HNI कैटेगरी में है, रिच कैटेगरी में है, कॉर्पोरेट जो कैश सरप्लस पे बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन ये रहेगा, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को निवेदन करना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा कैश आपकी बैलेंस शीट्स में पड़ा है, आप थोड़ा सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी कुछ जिम्मेवारी ले लीजिए, ताकि जो सरकार का खर्चा वहां से बचेगा वो बाकी जगह हम लगा के इस देश को इस आफत से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी हमें लगानी पड़ेगी, तब रास्ता निकलेगा। अगर हम ये कहें कि एक ही तरीका है, माई वे और हाईवे, तब इस देश में समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन जनता से ही उम्मीद है कि आप फ्री लॉलीपॉप के चक्कर में मत रहिए, आप ही की जेब से निकलता है, चाहे वो महंगाई के रूप में या टैक्स के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विजय सरदाना जी आपकी ओर से कही गई है। अब जफर इस्लाम साहब, मैं आशुतोष वर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, सुप्रिया जी आपके पास भी आऊंगी। जफर इस्लाम साहब, देश में इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो आप लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं कि आप लोग तत्काल तौर पर राहत कैसे पहुंचा सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण सुझाव
मानेंगे आप लोग, ताकि जनता को राहत मिल पाए? और फिलहाल महीनों का इंतजार हम बाद में करें कि ये महीना आएगा तो राहत मिल पाएगी। आपके पास फौरी तौर पर राहत के बहुत सारे विकल्प हैं, उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है, अमल में क्यों नहीं लाया जाता है? जफर इस्लाम साहब। नहीं चित्रा जी, मैंने सुना आप सरदाना जी की बात। मैं इनको ये भी जानते भी होंगे कि हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र किया है डीबीटी के थ्रू। हमने बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र किया था पिछले साल। हम बार बार अलग अलग लोगों के वर्ग के लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इनकी सुझाव है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके लिए करें, जिनको राशन पहुंचा रहे हैं उनके ओवर एंड अबव और भी कुछ करें। जाहिर है सरकार इस पर सोचती भी होगी, लेकिन हमने पहुंचाने का काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं, चूंकि ये अर्थशास्त्र हैं और इनसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा से आज के सिचुएशन को भी देखा और पहले बैक टेस्टिंग करके पुराने जब यूपीए की सरकार थी तब भी देखा। जब महंगाई होता है तो वो डिमांड ड्रिवन होता है महंगाई, और उसका जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है किसी चीज़ का तो महंगाई बढ़ती रहती है। आप आज बताइए कि क्या, अगर जिस वक्त देखते हैं कि आप इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% है, WPI 12% से ऊपर है, और 2013 का नंबर है, CPI 11% है और WPI 3%। ये क्या दर्शाता है कि डिमांड ड्रिवन उस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन था, मतलब मार्केट में बहुत महंगाई थी, इसलिए कि इनपुट कॉस्ट जो उस वक्त बहुत कम थे। WPI बताता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम है और इसलिए इनपुट का कम कॉस्ट थे, इसलिए WPI नीचे था। आज एकदम रिवर्स सिचुएशन है पूरे दुनिया में। देखिए, अगर हम बोले कॉपर का दाम 5 साल उठा के देखिए और आज का देखिए तो आपको बराबर लगेगा। आज सस्ता है कॉपर 5 साल से। आपको 1 साल का, चुके हम WPI में ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं, 2 साल के बेसिस पर अगर इन्फ्लेशन देखिएगा तो मात्र 10-12%, 17% बढ़ा है। वो बहुत बड़ा आफत नहीं आई है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन कैलकुलेट का तरीका जो है वो 1 साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं WPI और CPI का जो है वो, मैं कह रहा हूं खुद कि सिर्फ डिसरप्शन जो अभी आपको, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ते हैं ना, इसलिए जो खाना पीना नहीं छोड़ा इसके लॉकडाउन के समय, तो हर चीज़ों के का दाम बढ़ा, इसलिए खाना पीना लोग खा रहे थे, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, ना ट्रांसपोर्टेशन था, ना तो आपका प्रोडक्शन था, इसलिए टेम्पररी, इसलिए मैं 2-3 महीने में ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, 2-3 महीने का मतलब अभी और 2-3 महीना अभी और मुश्किलों भरा रहने वाला है। विजय सरदाना जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। सुप्रिया, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुप्रिया, एक चीज, ये टीवी पर तख्ती लेकर दिखाना तो बहुत अच्छा है, रोड पे बैठी है क्या? लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि आखिर इस तरह का प्रदर्शन विपक्ष का हमें आम लोगों के बीच में क्यों नहीं दिखाई देता है? सुप्रिया शेनित, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन विजय सरदाना जी, जो बातें कही गई हैं जफर इस्लाम साहब की ओर से, जरा आम आदमी की भाषा में समझाइए, लोग इसको कैसे समझें? देखिए, दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है, सप्लाई साइड इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण हम खाने के तेल का लेते हैं, पिछले साल सरसों का बीज और सोयाबीन का जो बीज है, जो हम खरीद के तेल बनाते हैं, उसका रेट चलता था 35 रुपए के आसपास। इस बार सोयाबीन मंडी में बिक रहा है 80 रुपए, आपका सरसों बिक रहा है 80 रुपए। अब जब आपका रॉ मटेरियल का रेट डबल हो गया तो निश्चित रूप से खानों के तेल का रेट डबल होगा। अब समस्या हमारे सामने कई लेवल पे है। अगर आपको रेट कम करना है तो आप किसानों को 70 की जगह आप 35 दे दीजिए, रेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल से ही तो माल बनेगा। अगर आप किसानों को भी ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, आपको बाद फिर उसमें कंज्यूमर को भी सस्ता मिले, तो सब्सिडी देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टैक्स चाहिए, उसके लिए आपको बाकी फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहिए। फिर ये जो इलेक्शन में हम फ्री बांटने की बात करते हैं, बिजली फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, ये सब बंद करना पड़ेगा। सर, लेकिन करेगा कौन? सारी पार्टियां तो वही करती हैं, इररेस्पॉन्सिबल हर जगह तो वही है। कोई भी अगर इस तरह का सख्त कदम उठाएगा तो आपको नहीं लगता है कि चुनावों में उसको नुकसान भी हो सकता है? और इसी के साथ विजय सरदाना जी, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण बात पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर आपने कही है, तो एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी। देखिए, महंगाई का जिक्र अगर हो रहा है तो मैं कुछ लोगों के घोषणा पत्र पढ़ रही थी, अलग अलग पार्टियों के। मैं आ रही हूँ सुप्रिया, सिर्फ बीजेपी के घोषणा पत्र का अगर मैं जिक्र करूं तो 2004 में महंगाई का जिक्र 28 बार आया है, 2014 में 15 बार आया है, और 2019 आते आते इतना कम हो गया कि सिर्फ 3 बार है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति क्यों बनी हुई है विजय सरदाना जी? ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप जब ऑपोजिशन में होते हैं, आपके पास पूरा कैनवास होता है फायरिंग के लिए। जब आप सत्ता में होते हो तो आप जिम्मेवारी पे होते हो, आप कैजुअल और इररेस्पॉन्सिबल बात नहीं कर सकते। यही होता है जब भी जो अपोजिशन पार्टी कुछ भी क्लेम करे, जब वो सत्ता में आते हैं तो उनको हकीकत समझ में आती है, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं। ठीक है, जफर साहब, हाँ विजय सरदाना जी प्लीज। आ रही हूँ आशुतोष जी।
मेरा ये कहना है कि इसीलिए जनता को जागरूक होना है। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना खेल खेलेंगी, देश की जनता क्यों भुलावे में आती है? देश की जनता क्यों नहीं जानती कि अल्टीमेटली सब कुछ हमारी जेब में से ही निकलना है, चाहे महंगाई के रूप में या टैक्स के रूप में। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी अगर गरीबी में जी रही है, और हाल ही में हम सब ने देखा कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन ने किस तरह से सबसे ज्यादा मार अगर किसी तक पहुंचाए तो वो गरीब थे। अगर उन तक सरकार सीधे फायदा नहीं पहुंचाएगी, मुफ्त में अनाज नहीं पहुंचाएगी, तो सर उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं आऊंगी सुप्रिया आपके पास, लेकिन उसके पहले आशुतोष वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए आशुतोष जी, महंगाई मुद्दा बनेगा यूपी इलेक्शन में? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये आंकड़ों की खेलबाजी करती है उसके देश की जनता देख रही है। अभी पिछले ही सत्र में अनुराग ठाकुर जी ने जो बोला था कि पेट्रोल और डीजल से जो हम लोग अपना 2014 और 15 में जो उत्पादन शुल्क लेते हैं वो लगभग 72,160 करोड़ था, जो कि 300% 2020-21 से बढ़ के 2,94,000 करोड़ आ गया है। जो कहाँ आ रहा है पैसा, और पेट्रोल डीजल क्यों नहीं जा रहा है? आरबीआई से भी आपने 99,000 करोड़ रुपए आपने लिया है, लोग वो कहाँ चला गया? इसके पहले रघुराम राजन जी चले गए जब 3 लाख करोड़ की बातें हो रही थी, वो पैसा कहाँ चला गया? जीएसटी कलेक्शन 28% कम होने के बाद भी मई में 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है, और आप कह रहे हैं इनकम नहीं आ रही है आपके पास। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हिंदुस्तान में वर्ल्ड बैंक ने अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट भेजी है कि पूरे विश्व में गरीबी का प्रतिशत, हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन 57% है, और आप बता रहे हैं कि कहीं आपको कोरोना खाली दिखाई पड़ रहा है। पूरे विश्व में कोरोना है ही नहीं, आपके अंदर अर्थशास्त्री नहीं है, आप सिर्फ, और आप जो बोल रहे हैं ना चुनावी भाषण में, वो याद है बिहार का चुनाव, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ रेवड़ियां जो बांट रहे थे, वो कहाँ चला गया? अब वो तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, कब तक आप और जनता को वही समझ में भी आ रहा है। आपकी बातें जनता को क्यों नहीं समझ में आई है? आशुतोष जी झांक के देख लीजिए। एक बार सुप्रिया की बात हो जाए, फिर सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा जफर साहब। सुप्रिया श्रीनित, ठीक है सर, हो गई आशुतोष वर्मा जी। सुप्रिया श्रीनित, फिर सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा जफर साहब। वो तोड़ के 3% तक आ गई है हिंदुस्तान में। चित्रा जी, मैं एक बात जरूर यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड रख के बोलना चाहती हूँ। जफर जी बार बार बोल रहे थे खाने पीने। इनके मध्य प्रदेश के मंत्री ने तो ये तक बोल दिया था लोग खा इतना रहे इसलिए महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा खाएं कम। तो इस तरह की उदासीनता और असंवेदनशीलता नहीं चल सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता नहीं है कि शायद, या तो मैं अपनी बात समझा नहीं पाई या आप लोगों ने सुना नहीं, 3,89,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 2020-21 से फ्यूल के कर पे। और आज जफर भाई यहां पर बोल रहे हैं एक्साइज कम होगी। सर 7 साल में तो कम नहीं हुई, अब आपकी बात कैसे मान ले कि एक्साइज ड्यूटी आप कम करेंगे? और आप एक्साइज बढ़ाते भी वो वाली है जो सिर्फ सेंटर रखता है, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज। आप बेसिक तो बढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि बेसिक तो आपको राज्यों के साथ साझा करना मेरे पास वक्त कम है, अब इसी सवाल का मैं जवाब दे देती हूं जफर साहब से। इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चली गई है। जफर इस्लाम साहब, आप इन दोनों ही विपक्षी पार्टियों का जवाब दीजिए। और जफर साहब, आपके ही तमाम नेता हैं, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, खुद तो गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं और लोगों को कहते हैं कि तेल डीजल अगर महंगा हो गया है तो साइकिल चलाओ। इस तरह की बातें, अगर ऊर्जा मंत्री इस तरह की ऊर्जा देगा आम जनता को, अरे कम इस तरह की बेतुकी बातें सर। नहीं देखिए, मैंने आशुतोष जी को सुना, मैंने आशुतोष जी को सुना, मैं पता नहीं उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बजट पूरा पढ़ा है कि सिर्फ कुछ नंबर्स उन्होंने पढ़ा है? अगर बजट पढ़े होते पूरा ठीक से कि कैसे एलोकेशन कहाँ किया है तो शायद आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा जाके हेल्थ बजट जाके, हेल्थ बजट जाके देख लो आशुतोष, उसके बाद बात करना है बजट। नहीं, आपको बोल रहे जरा कैसे एलोकेशन के, जरा सा आप जाके देख लीजिए, आपको जरा समझ में आएगा। बेतुके तौर से इररिस्पॉन्सिबल से स्टेटमेंट मत दिया कीजिए, पहले पढ़ लिख के आइए, उसको जवाब दीजिए। दूसरी बात, जरा हेल्थ बजट जाके देखिए कहाँ गया पैसा, जरा जाके। नहीं, आप देखिए कि हमने कितना इस बार, कितना हमने जो एलोकेशन किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, हमने कैपिटल तो ध्यान रखो। चित्रा जी, ये लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये अपने मुखिया से यही सीख के आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं इनको आता है। ये नंबर उठाते हैं कहाँ गए और फिर आगे पे टीका नहीं लगवाते। हम बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे और बाद में लगवा भी लेंगे। आज जंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या महंगाई पर नियंत्रण करना सरकारों के लिए अब प्राथमिकता नहीं रहा? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 62% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 38% ने नहीं में जवाब दिया है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है, आम आदमी त्रस्त है, सरकार को फौरन महंगाई पर लगाम लगानी ही होगी। इसी के साथ दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।